कहना था कि ये जो बैक्टीरिया है ये एक बार मिल चुका है, बट वो मिल चुका है सिर्फ साउथ अमेरिका के अंदर। सो उसका एक जो ये बैक्टीरिया का जो एक स्ट्रेन था वो साउथ अमेरिका के फॉरेस्ट में मिला चुका है, या साउथ अमेरिका के फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड में वो बैक्टीरिया मिलता है। एंड शी वाज ट्राइंग टू लुक फॉर सेम बैक्टीरिया इन इंडिया एज वेल, एंड दैट इज व्हाई शी वाज कलेक्टिंग ऑल दोस प्लांट्स को कलेक्ट करके वो लाती थी, रूट्स को सेपरेट करती थी, एंड देन शी यूज्ड टू डू द कल्चरिंग ऑफ दोस पर्टिकुलर root cells and उसे observe करना. So it was quite interesting over there to just to find something. So yeah, it is actually quite fun understanding all those animals and all those groups over here. All right, हाँ जी, good evening Chandni. So I'll start the screen share and let's start with the content. आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे and let's try to see something over here. So let me just jump onto this. हाँ जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको मेरी स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कल बात किया था कोनिडिया के बारे में। सो कोनिडिया आर असेक्सुअल स्पोर्स और ये एक्सोजेनसली आपके फॉर्म किए जाते हैं। उसी तरीके से हमने बात किया था हमारे स्पोरेंजियम के अंदर जो आपके स्पोरेंजियोस्पोर्स आपको मिलते हैं, उनके बारे में हमने बात किया था। सो स्पोरेंजियोस्पोर्स जो आपके बनाए जाते हैं वो आपके बनाए जाते हैं एंडोजिनसली, ये अंदर के साइड आपके बनाए जाएंगे। सो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू नो। एक्सक्यूज मी, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो आपके यहाँ पे होते हैं उसके आपको दो टाइप्स मिलते हैं। एक आपका आता है जूस्पोर, एक आपका यहाँ पे होता है अप्लानोस्पोर। जूस्पोर जो आपके यहाँ पे होंगे दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द फ्लैजिला। तो इतनी चीज आपने पिछले क्लास में देखी थी। अब इसके ही हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल मोड में क्या होता है ये आपको यहाँ पे समझना है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये अगले 2-3 स्लाइड आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इनको सही से समझ ले तो देन आपको आगे की चीजें समझने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो पे अटेंशन टू दोस इनिशियल स्लाइड्स। ऑलराइट, तो जब भी हम बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो याद रखना कि आपके जो फंजाई होते हैं, फंजाई के अंदर आप मेल और फीमेल टर्म यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। यू डोंट यूज अ टर्म लाइक अ मेल एंड फीमेल टर्म, ये टर्म्स आप यहाँ पे यूज नहीं करते। यूज अ टर्म लाइक अ प्लस स्ट्रेन और अ माइनस स्ट्रेन। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। समझो आपके सामने यहाँ पे एक फंजाई है। सो लेट मी ड्रॉ अ फंजाई ओवर हियर। समझो ये आपका यहाँ पे फंजाई है और ये फंजाई के यहाँ पे बना रहा हूँ मैं आपको कुछ माइसीलियम, राइट? सो यू हैव सम माइसीलियम ओवर हियर। अब ये माइसीलियम आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ये भी माइसीलियम आपका यहाँ पे ग्रो कर रहा है और ये बहुत एक्सटेंसिवली ग्रो कर रहा है। अब ग्रो करते करते हुए ये होता क्या है कि ये एक दूसरे के पास में आते हैं, राइट? सो अज्यूम करते हैं कि हमारे ग्रो कर रहे हैं, राइट? ग्रोथ करते करते हुए ये एक दूसरे के समझो यहाँ पे पास में आया। सो ये माइसीलियम इसके पास में आया और ये वाला माइसीलियम भी इसके पास में आया, राइट? तो ये मेरे दो माइसीलियम इन दोनों के पास में आए। अब आप ये देख सकते हो कि जो दोनों माइसीलियम है ये जेनेटिकली तो एक ही फंगाई को बिलोंग करते हैं। बोथ दिस माइसीलियम ओवर हियर they belong to the same fungi. You can very clearly see दोनों जो बिलोंग करते हैं सेम फंजाई को बिलोंग करते हैं। मैं कह सकता हूँ ये जो दोनों जो मेरे हाइफे हैं यहाँ पे, ये दोनों सेम फंजाई को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। अगर मेरे दोनों हाइफे सेम फंगाई को बिलोंग करते हैं और अगर ये साथ में करते हैं फ्यूजन, अगर ये साथ में आके यहाँ पे फ्यूजन करते हैं तो मैं इसे बोलूंगा होमोथैलिक कंडीशन। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ होमोथैलिक कंडीशन। तो एक बार फिर हम इसे समझते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। आपके यहाँ पे दो हाइफे है, दोनों हाइफे यहाँ पे पास में आ रहे हैं, राइट? बोथ हाइफेस आर कमिंग टुगेदर एंड नाउ दे कैन अंडरटेक द फ्यूजन। ये है मेरा हाइफे नंबर 1, राइट? और ये है मेरा हाइफे नंबर 2, बट दोनों के दोनों एक ही फंगाई को बिलोंग करते हैं। अगर ये दोनों हाइफे पास में आते हैं और अगर ये फ्यूज करते हैं, इफ दे कम टुगेदर, इफ दे अंडरटेक द फ्यूजन, देन आई विल से दिस इज माय
होमोथेलिक कंडीशन, दिस इज माय होमोथेलिक कंडीशन। तो ये चीज रखना, जब भी आपके सामने होमोथेलिक टर्म आएगा तो आपके दो हाइफे पास में आ रहे हैं एंड दे कैन अंडरगो द फ्यूजन। और फ्यूजन के बाद क्या होता है वो हम सब बाद में देखेंगे, बट याद रखना, आपको ये टर्म याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोथेलिक। होमोथेलिक मतलब जब दोनों हाइफे आपके जब साथ में आएंगे और दोनों हाइफे सेम फंगाई को बिलोंग करते हैं। सो बोथ हाइफे बिलोंग टू द सेम फंगाई, बोथ हाइफे बिलोंग टू द सेम फंगाई, बिलोंग टू सेम फंगाई। या मैं इसको इवन कह सकता हूँ बोथ द हाइफे बिलोंग टू द सेम स्ट्रेन। अगर दोनों स्ट्रेन सेम ही है तो आपके, सो यू विल फाइंड, ये होगा मेरे यहाँ पे, सो दिस इज माय होमोथेलिक कंडीशन। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ चीज देखते हैं। अज्यूम करो कि आपके पास दो अलग अलग फंगाई हैं, राइट। एक फंगाई का हाइफे यहाँ से आ रहा है, अज्यूम करो ये एक मेरे फंगाई का हाइफे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और दूसरा कहीं से दूसरे फंगाई का हाइफे यहाँ से आ रहा है। तो ये जो दो मेरे हाइफे यहाँ पे होंगे, एक ब्लू वाला है यहाँ पे और एक मेरा है येलो वाला, ये दोनों दो मेरे यहाँ पे हाइफे, ये दोनों अलग अलग फंगाई को बिलोंग करते हैं। ये दोनों मेरे फंगाई जो है यहाँ पे, ये दोनों अलग अलग है, राइट। बस वो पास में आ गए क्योंकि ग्रो करता रहता है ना, आपका फंगाई तो ग्रो करता रहता है सॉइल के अंदर। तो ये दोनों अलग अलग फंगाई है और ये दोनों पास में आ गए। अब अगर इनके बीच में यहाँ पे फ्यूजन होता है, अगर इनके बीच में यहाँ पे फ्यूजन होगा, अगर इनके बीच में यहाँ पे आपको फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, देन दैट इज माय हेटेरोथैलिक कंडीशन, दैट इज योर हेटेरोथैलिक कंडीशन। सो हेटेरोथैलिक के अंदर आपके दो फंगाई आपको यहाँ पे मिलेंगे, साथ में आएंगे, फ्यूज करेंगे, लेकिन ये दोनों फंगाई आपके दूसरे दूसरे फंगाई, दोनों हाइफे अलग अलग फंगाई को बिलोंग करेंगे। सो दोनों अलग अलग स्ट्रेन के होंगे। सो बोथ फंगाई बिलोंग टू डिफरेंट हाइफे, और आई वुड से बोथ हाइफे बिलोंग टू डिफरेंट फंगाई, बोथ हाइफे बिलोंग टू डिफरेंट फंगाई, बिलोंग टू डिफरेंट फंगाई। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि हम यहाँ पे मेल फीमेल टर्म यूज नहीं करते हैं। बेटा किसका माइक कौन है, हो सके तो अपना माइक बंद कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पे मेल एंड फीमेल टर्म यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन, प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। अगर मुझे बताना है ना कि दोनों के दोनों जेनेटिकली अलग है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। इसके थ्रू आपको आइडिया लग जाता है कि दोनों जो हाइफे है वो दोनों जेनेटिकली अलग है, दोनों सेम नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं राइट हैंड साइड पे देखूं तो होमोथेलिक कंडीशन में क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों हाइफे मेरे सेम है, सो दैट इज गोइंग टू बी द सेम स्ट्रेन, राइट। ये मेरे दोनों सेम स्ट्रेन है को बिलोंग करते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे प्लस एंड माइनस यहाँ पे लिख रहा हूँ, देन यू कैन से बोथ ऑफ देम आर माई डिफरेंट हाइफे एंड दे आर माई जेनेटिकली डिफरेंट। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या आपको ये दो टर्म्स समझ आ रहे हैं यहाँ पे? अभी इसका पर्पस ये है यहाँ पे ये स्लाइड का, टू मेक यू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, हेटेरोथैलिक एंड होमोथेलिक कंडीशन। क्या आपको हेटेरोथैलिक और होमोथेलिक कंडीशन यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। बस उतना ही समझना है आपको इसके अंदर, राइट। फिलहाल आपको सिर्फ ये दो टर्म्स को समझना है। होमोथेलिक मतलब अगर आपके दोनों हाइफे जो पास में आ रहे हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का इवेंट करने के लिए, दोनों अगर सेम फंगाई को बिलोंग करते हैं या सेम स्ट्रेन को बिलोंग करता है, मैं यहाँ पे इवन लिख देता हूँ, also going to write over here same strain, मैं यहाँ पे इवन लिख देता हूँ, they are going to be your same strain, so that is my homothelic condition। बट अगर वो दोनों अलग अलग स्ट्रेन को बिलोंग करते हैं then that is going to be our heterothelic condition। बस इतना ही तुम्हें याद रखना है, बस और कुछ नहीं इसमें याद रखना, राइट। अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं डिटेल के अंदर। देखिए जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप बात करते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो आपको तीन इवेंट यहाँ पे याद रखना है। आपको तीन इवेंट फंगाई के अंदर याद रखना है। एक इवेंट आपका यहाँ पे होता है प्लाज्मोगैमी, एक होगा आपका यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, दूसरा इवेंट आपका यहाँ पे होगा कारियोगैमी, वेरी गुड, कैरियोगैमी, और तीसरा इवेंट आपका यहाँ पे होता है मियोसिस। मियोसिस, तीसरा इवेंट आपका यहाँ पे आएगा मियोसिस, ठीक है। तो पहले हम इन चीजों को यहाँ पे समझते हैं। नाउ अज्यूम करो कि आपके सामने दो फंगा है, दोनों अलग अलग स्ट्रेन को बिलोंग करते हैं। तो समझो मेरे पास ये एक येलो कलर का फंगा है, राइट, ये एक अलग स्ट्रेन का है, ठीक है, और इसके साथ में एक दूसरे स्ट्रेन का फंगा है, साथ में आके खड़ा हो जाता है, दैट इज अ ब्लू स्ट्रेन का। तो मैं इनको मेल एंड फीमेल तरीके से टैग नहीं करूंगा, मैं इनको टैग करूंगा एज अ प्लस स्ट्रेन एंड माइनस स्ट्रेन। याद रखना, इनको हमेशा प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन की तरह टैग करूंगा।
तो अगर मैंने फंगाई बनाया है तो मैं यहाँ पे सेल भी बना देता हूँ, सेप्टा भी बना देता हूँ. सो लेट मी मेक दैट ऑल दोस थिंग्स सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा आपको दिक्कत ना आए. सो अज्यूम दैट दिस इज योर फंगाई. ये आपके दो अलग अलग स्ट्रेन के फंगाई आपके सामने यहाँ पे आके खड़े हो गए. अब आपको याद ये रखना है कि जब ये साथ में आके खड़े होंगे, सो पहली चीज आपके यहाँ पे क्या होती है, यू विल फाइंड देयर इज अ फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हैपनिंग ओवर हियर. तो जो पहला इवेंट यहाँ पे होता है, द फर्स्ट इवेंट व्हिच हैपेंस हियर इज गोइंग टू बी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म दोनों आपके जो फंगाई का है यहाँ पे, दोनों हाइफे का जो यहाँ पे है, वो दोनों का यहाँ पे करेगा फ्यूज. सो बोथ द साइटोप्लाज्म ओवर हियर विल अंडरगो द फ्यूजन. ठीक है. तो देखो अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ आपको, सो इस तरीके से आप यहाँ पे फ्यूजन होगा. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर. सो समझो अगर ये मेरा फंजा है यहाँ पे, राइट, सो दिस विल अंडरगो फ्यूजन विद द येलो वन. ये यहाँ पे ब्लू वाला है एंड देन यू हैव दिस येलो. सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड कि देयर इज गोइंग टू बी अ फ्यूजन ऑफ हाइफे व्हिच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपके दोनों हाइफे आपके यहाँ पे हो जाते हैं फ्यूज. अब जैसे आपके दोनों हाइफे यहाँ पे फ्यूज हुए हैं, लेट मी मेक दिस थिंग मोर क्लियर. जैसे आपके यहाँ पे दोनों हाइफे यहाँ पे फ्यूज हुए, तो आपने एक काफी क्लियरली एक स्टेटमेंट आप यहाँ पे बोलेंगे, वो ये होगी कि आपका पहला इवेंट यहाँ पे हो गया. पहला इवेंट जो आपका यहाँ पे हुआ, दैट इज माय फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लाज्मोगैमी. तो प्लाज्मोगैमी में याद रखना कि मेरे दो फंगाई या दो हाइफे मेरे साथ में आएंगे एंड दे विल अंडरगो द फ्यूजन. और जैसे वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच करते हैं, तो इस इवेंट को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ प्लाज्मोगैमी. तो आपके यहाँ पे प्लाज्मोगैमी आपके यहाँ पे इवेंट हो चुका है. ठीक है. अब प्लाज्मोगैमी होने के बाद क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो आपके यहाँ पे शेयर होगा. तो ऐसा समझ लो आप कि ये ब्लू वाला न्यूक्लियस यहाँ पे आपका प्रेजेंट है. ठीक है. अब ये ब्लू वाला न्यूक्लियस तो इसके पास है, जो येलो वाला न्यूक्लियस इस हाइफे के पास होगा, येलो हाइफे के पास, वो हम उसे वहां पे सेंड कर देंगे. तो येलो वाला न्यूक्लियस समझो आपका यहाँ पे आ गया. तो फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ कि आपका न्यूक्लियस आपने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया. फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगैमी या साइटोप्लाज्म होने के बाद फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट मींस जब आपका प्लाज्मोगैमी यहाँ पे हो गया तो आपने यहाँ पे न्यूक्लियस आपने यहाँ पे अपना शेयर कर लिया. सो न्यूक्लियस फ्रॉम द वन ऑफ द फंगाई, वन ऑफ द हाइफे वेंट टू द अनदर हाइफे. इतना आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि यार एक हाइफे के अंदर आपको दो न्यूक्लियस यहाँ पे मिल गए और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग स्ट्रेन के हैं. ठीक है. तो एक उसने न्यूक्लियस वहां से लिया, तो एक उसका न्यूक्लियस है वो अलग स्ट्रेन का है. अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप आपका होता है ना, द सेकंड स्टेप व्हिच हैपेंस इज गोइंग टू बी योर कैरियोगैमी. जो सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे होगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कैरियोगैमी. अब कैरियोगैमी का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है, कैरियोगैमी का सिंपल मतलब यहाँ पे ये होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. दैट इज योर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई या फ्यूजन ऑफ योर न्यूक्लियस विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर. आपके दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज करेंगे. अब बात ये है, अब ये बात ध्यान से सुनना, सेकेंड स्टेप आपका होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया, दैट इज माय कैरियोगैमी. काफी बार कई सारे फंगाई के अंदर ये स्टेज डायरेक्टली नहीं आता. काफी बार कई सारे फंगाई के अंदर ये स्टेज आपका डायरेक्टली नहीं आता. आपका एक बीच में एक और स्टेज आपको देखने के लिए मिलेगा. पहला स्टेप हमने देख लिया प्लाज्मोगैमी, राइट. दूसरा स्टेप जो आपका कैरियोगैमी है, उसके बीच में आपको कई बार एक पीरियड मिलता है, एक आपको टाइम फ्रेम मिलता है जहां पे आपका फ्यूजन नहीं हो रहा. मेरी बात को ध्यान से समझो. दो फंगाई, दो हाइफे थे, अब एक हाइफे के पास दो न्यूक्लियस यहाँ पे आ चुके हैं. अब इसके बाद क्या होगा, ये जो आपके जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, राइट, वो वहां पे रहेगा लेकिन फ्यूज नहीं करेगा. और अगर वो वहां पे रह रहा है, फ्यूज नहीं कर रहा, समझो कुछ टाइम के लिए, वो डिसाइड करता है कि अगले एक हफ्ते तक हमने फ्यूजन नहीं करना, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ डाइकैरियोटिक स्टेज. सो इस स्टेज को हम बोलते हैं यहाँ पे, एक बीच में जो हमारे यहाँ पे स्टेज आएगा, दैट स्टेज ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डाइकैरियोटिक स्टेज. सो एक टर्म आपने यहाँ पे याद रखना है. लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, देयर इज वन टर्म यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज माय डाइकैरियोटिक स्टेज. तो ये टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं. अब देखो डाइकैरियोटिक स्टेज हमेशा जरूरी नहीं है, बट कुछ फंगाई के अंदर आपको डाइकैरियोटिक स्टेज देखने के लिए मिलेगा. अगर आपको डाइकैरियोटिक स्टेज समझ नहीं आ रहा तो आगे वाली स्लाइड में आपको समझ आ जाएगा. सो देखते हैं कि डाइकैरियोटिक स्टेज में यहाँ पे क्या होता है. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. अज्यूम करते हैं हमारा वहां तक तो हमने हमारा काम कर लिया था. सो अज्यूम दैट यू हैव दिस हाइफे, राइट. ये हमारा यहाँ पे हाइफे है.
और हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि इसके पास दो न्यूक्लियाई आ चुके हैं। एक तो इसका ब्लू वाला तो न्यूक्लियाई है ही, और दूसरा न्यूक्लियाई ये बाजू वाले के पास से ले चुका था। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिखता है एक हाइफे, अगर आपके सामने एक हाइफे आपको दिखता है और अगर आप कहते हो कि सर इसके अंदर मुझे दो न्यूक्लियाई दिख रहे हैं और दोनों न्यूक्लियाई मेरे अलग अलग स्ट्रेन से हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा हाइफे है इट इज इन माय डाइक्रोटिक स्टेज। देखो इसने फ्यूजन तो नहीं किया ना अभी, इसने फ्यूजन किया नहीं और पता नहीं कब ये फ्यूजन करेगा। सो आई कैन क्लियरली से दैट इट इज इन माय डाइकैरियोटिक स्टेज। दिस इज माय डाइकैरियोटिक स्टेज। तो पहली चीज आप यहाँ पे ये याद रखो। अब क्या कर रहे हो आप, समझो आप लैब में एक फंगाई को ग्रो कर रहे हो, आपने देखा कि दोनों न्यूक्लियस साथ में तो आगे लेकिन वो फ्यूज नहीं कर रहे, तो आप बोलोगे कि सर ये तो है मेरा डायक्रोटिक स्टेज के अंदर। अब क्या होगा इसके बाद, यू विल फाइंड कि अज्यूम करते हैं हम लोग कि आप 2 दिन बाद आके देखते हो, तो 2 दिन बाद आके देखते हो तो आपका यहाँ पे हाइफे को आप वापस से ऑब्जर्व करते हो और काफी अच्छे से आप ऑब्जर्व करते हो। और जब आप यहाँ पे आके देखते हो, when you come and observe that what is happening now, you tell me what you can see over here। जब आपने इस हाइफे को 2 दिन बाद आके देखा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे? No, sir. No, sir. हो रहा है, नहीं हो रहा? No, sir. No, नहीं sir. हो रहा। तो आप अगर ऐसे हाइफे को देखोगे तो आप मुझे आके क्या बोलोगे, ये कौन से स्टेज पे है? Dikaryotic stage. बिल्कुल सही, ये मेरा डायक्रोटिक स्टेज पे ही है। बिल्कुल सही, ये मेरा डायक्रोटिक स्टेज पे ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बस मेरे जो सेल्स है उनका नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। मेरे जो पहले सिर्फ एक सेल था जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई थे, अब वो डिवाइड कर करके उनका नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है। सो आई विल फाइंड इट इज स्टिल इन माय डायकैरियोटिक स्टेज ओनली। तो याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लाज्मोगैमी होने के बाद डायरेक्ट कैरियोगैमी आपका नहीं होता। प्लाज्मोगैमी होने के बाद आपका डायरेक्ट कैरियोगैमी आपका यहाँ पे नहीं होता, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, या हाइफे आपका जो फंगाई है वो थोड़ा वेट करता है, और वो टाइम पे उसे बोलते हैं हम कि इट इज इन माय डायकैरियोटिक स्टेज। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इट इज इन माय डायकैरियोटिक स्टेज। तो पहले ये बताओ, क्या यहाँ तक आपको स्टोरी क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कुछ अगर समझना है तो बता देना, ठीक है, वापस हम रिपीट कर देंगे। सो ये तो आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ तक हमने इसे ऑब्जर्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। आपके ये जो न्यूक्लियस होते हैं ना, आपके जो हाइफे में न्यूक्लियस होते हैं, ये होते हैं आपके हैप्लॉइड। दिस न्यूक्लियस ओवर देयर, दे आर गोइंग टू बी माय हैप्लॉइड। हैप्लॉइड को हम लिखते हैं एज अ एन, स्मॉल एन। ठीक है, हैप्लॉइड को हम लोग लिखते हैं हमेशा एज अ स्मॉल एन। तो जब भी मैं यहाँ पे स्मॉल एन कहीं पे भी लिखूंगा, सो यू शुड नो इट इज अ हैप्लॉइड कंडीशन। आई थिंक ये आपने बचपन में कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, एन मतलब आपका हैप्लॉइड। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो इतना रखना, हैप्लॉइड इज अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सो यहाँ पे एन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका एन लिखा हुआ था, मतलब हैप्लॉइड था आपकी कंडीशन। आपका जब यहाँ पे फ्यूजन हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, उसके बाद आपका हुआ यहाँ पे डायकैरियोटिक स्टेज। सो डायकैरियोटिक स्टेज को आप इवन ऐसे लिख सकते हो, इवन राइट इट एज अ n+n कंडीशन। ना ना ना, डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे आप इसे बोलोगे n+n कंडीशन, क्योंकि अभी फ्यूज नहीं हुआ है ना। अगर फ्यूज हो जाता है तो आप उसे डिप्लॉइड बोल सकते हो, लेकिन याद रखना डायकैरियोटिक स्टेज के अंदर यू विल हैव अ n+n कंडीशन। ये बात याद रखना। दोनों हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज नहीं हुए हैं अभी, दोनों हैप्लॉइड वहां पे खड़े हैं, दोनों फ्यूज नहीं हुए। अगर फ्यूज हो जाते हैं तो आप बोलोगे कि यार ये तो डिप्लॉइड हो गया, बट फिलहाल देयर इन माय n+n कंडीशन। तो याद रखना, डायक्रोटिक स्टेज आपकी हमेशा होती है, इट इज इन योर n+n वाली कंडीशन में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो गई। एक बार फिर बताऊंगा, पहला स्टेज आपका होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होने के बाद हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको डायक्रोटिक स्टेज मिलेगा। कुछ फंगाई होते हैं जो ज्यादा वेट नहीं करते हैं, प्लाज्मोगैमी हुआ, फ्यूजन करो न्यूक्लियस का, कैरियोगैमी करो और आगे बढ़ो। बट कुछ फंगाई होते हैं जो प्लाज्मोगैमी होने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, एंड वी विल से दैट दे आर इन द डायक्रोटिक स्टेज। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कैरियोगैमी। अब बेसिकली आपका कैरियोगैमी में यहाँ पे क्या होगा, इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। कैरियोगैमी के अंदर मेरे दोनों न्यूक्लियस यहाँ पे होंगे आपके फ्यूज। सो लेट मी जस्ट शो यू समथिंग ओवर हियर। सो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि समझो मेरा यहाँ पे हाइफे है, ये है मेरा यहाँ पे हाइफे, एंड यहाँ पे है आपके, लेट मी मेक द सेप्टम ओवर हियर, ये है आपके यहाँ पे सेप्टम। अब इमेजिन करो कि मेरे दोनों जो आपके वो हैं न्यूक्लियस है यहाँ पे, वो हो गए फ्यूज। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से बनाऊंगा ताकि आपको दिखा सकूं कि दोनों फ्यूज हो गए। सो आई विल मेक हाफ ब्लू
and half yellow, just to show you that both have undergone fusion. ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको देखिए कि दोनों का यहाँ पे फ्यूजन हो गया। अब जैसे आपका यहाँ पे फ्यूजन हो गया तो क्या मैं यहाँ पे n+n बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं? Yes, No, sir. sir. No, नहीं बोल sir. No, sir. हो गया ना No, मैंने। sir. अब मैं बोलूंगा उसको 2n, बिल्कुल सही। अब No. मैं बोलूंगा कि हाँ जी, अब मैं बोल सकता हूँ कि यार ये तो अब डिप्लॉयड हो गया। अब मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, वो यहाँ पे हो गया डिप्लॉयड। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया यहाँ पे आपका हो गया, और जैसे मुझे यहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिया मुझे यहाँ पे मिलता है, सो एज सून एज आई कैन सी देयर इज अ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, मैं फटाफट आके अपने लैब असिस्टेंट को जाके बोल दूंगा, या मेरे लैब का जो गाइड है उसे जाके बोल दूंगा दैट मेरा यहाँ पे कैरियोगैमी हो चुका है। कैरियोगैमी इज समथिंग व्हिच इज हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो समझो यहाँ पे मेरा कैरियोगैमी हो चुका। अब यहाँ पे जब मेरा कैरियोगैमी हो गया, मतलब मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, तो मेरा सेकंड स्टेप भी मेरा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप यहाँ पे मेरा क्या होगा? व्हाट इज द थर्ड स्टेप ओवर हियर? Meiosis. बिल्कुल सही। अब आपके यहाँ पे होगा मियोसिस। तो आपने पहले प्लाज्मोगैमी कर लिया, कैरियोगैमी भी अब आपका हो गया। उसने थोड़ा टाइम आपके फंगा ने वेट किया, लेकिन अल्टीमेटली उसने कैरियोगैमी कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा मियोसिस। नाउ लेट्स सी कि मियोसिस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा। सो मियोसिस को यहाँ पे समझने के लिए इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। सो मैं एक हाइफे बनाऊंगा यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा। सो आई विल मेक स्लाइटली लार्जर हाइफे ओवर हियर एंड अज्यूम दैट कि यहाँ पे मेरे पास है मेरे फ्यूज करे हुए मेरे न्यूक्लिया। अब मैं इनका कलर अलग रखता हूँ सो दैट हमारा टाइम बचे। ठीक है, अज्यूम करो कि वो फ्यूज हो चुके हैं, और वो फ्यूज होने के बाद वो ऑरेंज बन चुके हैं। ये जो ऑरेंज मेरे जो है ना, ये मेरे 2n वाले हैं। ठीक है, दे आर ऑल माय डिप्लॉयड न्यूक्लिया। ये मैं बोला कि सर वहां पे ब्लू यूज किया था, सो अज्यूम दैट दीज आर ऑल माय 2n वाले न्यूक्लिया। ठीक है, दीज आर ऑल माय 2n न्यूक्लिया, और आई वुड से 2n माय न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंपली बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ दिस न्यूक्लिया विल अंडरगो द मियोसिस। अब एक चीज रखना, जब भी आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मियोसिस करता है तो आपको 4 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। यू गेट टू हैव अ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया। याद रखना, जब भी आपका डिप्लॉयड सेल करेगा मियोसिस तो आपको मिलेंगे देखने के लिए 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया। ये बात आपको याद रखनी है हमेशा, राइट? सो व्हेनेवर अ डिप्लॉयड सेल or diploid nuclei undergoes meiosis, मियोसिस होने के बाद हमेशा याद रखना आपको मिलेंगे 4 सेल या 4 न्यूक्लियाई इस कंडीशन में। So you'll get 4 nuclei. So this is something you have to know. You will have the 4 nuclei. ये आपको मिलेंगे, और ये जो 4 न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे मिलेंगे, they will be different from each other. ये सब लोग एक दूसरे से अलग होंगे, और ये पेरेंट से तो बिल्कुल ही अलग होंगे। तो ये 4 न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे ही आपको 4 न्यूक्लियाई यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको याद ये रखना है कि ये 4 न्यूक्लियाई, दिस 4 न्यूक्लियाई विल टर्न इनटू 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। योर 4 न्यूक्लियाई will turn into your 4 haploid spores. 4 haploid spores. ये बात आपको याद रखनी है। जो मेरे 4 यहाँ पे स्ट्रक्चर हुए ना, इनको बोलूंगा यहाँ पे स्पोर्स। सो बेसिकली अगर यहाँ पे मियोसिस होता है, समझो यहाँ पे अगर मियोसिस करेगा, समझो अगर इसमें से अगर आपका मियोसिस हो रहा है तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। So these are my spores. अब जैसे मेरे यहाँ पे स्पोर बन गए, as soon as I can see कि मेरे यहाँ पे स्पोर बन गए हैं, तो इन स्पोर को हम कर देंगे रिलीज। अब याद रखना, ये अंदर के अंदर ही बनेंगे। ठीक है, ये जो आपके 4 स्पोर बने, ये आपके अंदर के अंदर ही बनेंगे, ऐसे बाहर एकदम से वो रिलीज नहीं करेगा। तो मैं आपको एक और बार पिक्चर बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ कि समझो आपके पास यहाँ पे मियोसिस हो गया, तो मियोसिस होने के बाद आपके जो 4 हैप्लॉइड स्पोर आपके बनेंगे, वो अंदर ही रहेंगे। पहले तो इनिशियली वो आपके अंदर ही रहते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस 4 हैप्लॉइड स्पोर व्हिच हैव बीन फॉर्म्ड, दे विल बी इनसाइड ओनली। ठीक है, ये आपके अंदर के अंदर ही होंगे, राइट? उसी तरीके से यहाँ पे बनेंगे मेरे, यहाँ पे मुझे 4 बन जाएंगे। जहां पे मेरे डिप्लॉयड न्यूक्लिया होगा उन सब जगह पे मुझे 4 हैप्लॉइड स्पोर बनते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब एक बार मेरे ये स्पोर बन गए, अब आपको कुछ नहीं करना, आपने सारा काम अपने यहाँ पे कर दिया। एज अ फंगाई उसने सारा काम यहाँ पे कर दिया। अब वो क्या करेगा, आपके फंगाई को ब्रेक करेगा,
ये जो फंगाई होगा ये यहाँ से ब्रेक होगा, और जैसे वो यहाँ से ब्रेक होगा, जैसे वो रप्चर होगा, सारे के सारे स्पोर आप बाहर एनवायरमेंट में रिलीज कर दोगे। और जैसे ये स्पोर रिलीज हो जाएंगे, जैसे ये बाहर निकलेंगे, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, कहीं ना कहीं जाके ये सेटल होंगे, और वहां पे एक नया माइसिलियम बनाना वो लोग चालू करेंगे, या वहां पे वो जाके जर्मिनेट करके नया फंगाई वहां पे बनाना चालू करेंगे। कोई भी चीज आप बोल सकते हो, दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होता है। तो ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे मिलती है। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग, कि आपके यहाँ पे जो 2n न्यूक्लियस था, इट अंडरगोज मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद याद रखना आपको हमेशा 4 सेल मिलते हैं या 4 न्यूक्लियाई आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे न्यूक्लियस का मियोसिस करा रहे हैं। और ये चारों न्यूक्लियाई अल्टीमेटली बन जाते हैं इनटू योर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। और जैसे आपके यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए आपके फंगाई के अंदर, इनको हम रिलीज कर देंगे। सो फंगाई विल रप्चर एंड विल रिलीज दिस 4 हैप्लॉइड स्पोर। जैसे ये बाहर निकलते हैं, ये कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे एंड दे विल गिव राइज टू अ न्यू फंगाई। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आई जो आपको मैंने अभी बताई यहाँ पे स्लाइड के ऊपर? Yes, sir. Yes, sir. प्लीज याद रखना, मियोसिस होने के बाद आपको हमेशा 4 सेल मिलते हैं। कुछ भी हो जाए इतना तो याद रखना, चाहे मियोसिस आपके सेल का हो या आपके न्यूक्लियाई को, यू विल गेट 4 सेल्स या 4 न्यूक्लियाई। और 4 के 4 न्यूक्लियाई को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू 4 हैप्लॉइड स्पोर, और फिर ये स्पोर आपके आगे जाके और फंगाई आपके यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये होता है मेरा यहाँ पे, दिस इज गोइंग टू बी माय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन माय फंगाई। तो ये चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई के अंदर आपको याद रखना है, प्लाज्मोगामी क्या होता है ये आप याद रखेंगे, कैरियोगामी क्या होता है, एंड देन यू हैव द मियोसिस। और कई बार क्या होगा, प्लाज्मोगामी के बाद आपका फ्यूजन न्यूक्लियस का नहीं होगा, कई बार आप न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज नहीं करेंगे। और अगर आपके न्यूक्लियस फ्यूज वहां पे नहीं कर रहे हैं, देन याद रखिएगा that they are in my dikaryotic stage. They are always in my dikaryotic stage. एक बार dikaryotic stage आपका कुछ टाइम तक रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद वहां पे न्यूक्लियस आपके फ्यूज करेंगे, और न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद you will find the meiosis will happen and then you will have the 4 haploid spores. तो ये चीज आपके लिए, this is your sexual reproduction in fungi. ये बात आपको याद रखनी है। 2 चीज प्लीज याद रखिएगा कि डायकैरियोटिक स्टेज हर एक फंगाई में देखने के लिए आपको नहीं मिलता, लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ फंगाई होते हैं जो हमेशा आपका डायकैरियोटिक स्टेज शो करेंगे। तो ये चीज आप हमेशा यहाँ पे याद रखना। सो क्या, एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। अब कितना भी क्वेश्चन कोई घुमा के पूछ ले, आपको आंसर आपसे बनना चाहिए, राइट? दैट इज समथिंग शुड बी, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हम क्या करते हैं, अगर आपको इतना समझ आ रहा है तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे ग्रुप के ऊपर। सो लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, हम यहाँ पे देख लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, sexual reproduction in fungi completes in 3 steps. You have a plasmogamy, the first stage of sexual reproduction. In this stage, 2 sex cells fuse with each other, but their nuclei do not fuse, due to which a single cell has a 2 nuclei. ये अब आप समझ सकते हो, यही मैंने आपको सब समझाया था पिछले स्लाइड के अंदर, राइट? Then in a phycomycetes, याद रखना, in phycomycetes the fusion of 2 haploid cells, 2 haploid यहाँ पे nuclei आएगा, your 2 haploid nuclei immediately result in a diploid cells. Nuclei will result in a diploid nuclei. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, अगर वो दोनों के दोनों न्यूक्लियस एक साथ अगर फटाफट फ्यूज कर जाते हैं तुरंत ही, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे डायकैरियोटिक स्टेज मुझे मिल रहा है? कैन आई से दैट? No, sir. नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे। मुझे फाइकोमाइसेटिस के अंदर याद रखना, मुझे डायकैरियोटिक स्टेज नहीं मिलेगा। मुझे लगता है काफी लोगों को सवाल समझ नहीं आया। देखो इसमें ये लिखा हुआ है फाइकोमाइसेटिस के अंदर कि आपके जो इन फाइकोमाइसेटिस द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इमीडिएटली रिजल्ट इन द डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। ठीक है, इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। तो जैसे ही आपका सेल का फ्यूजन होता है, मतलब जैसे आपके प्लाज्मोगामी होगा, उसके बाद तुरंत आपके न्यूक्लियाई यहाँ पे फ्यूज कर जाते हैं। तो अगर तुरंत वो कर रहे हैं, सो आई कैन क्लियरली से फाइकोमाइसेटिस के अंदर डायकैरियोटिक स्टेज देखने के लिए आपको नहीं मिलता। ठीक है, however in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes an interweaving diakritic stage is observed. ठीक है, इनके अंदर आपको एक डायकैरियोटिक स्टेज देखने के लिए आपको मिल जाएगा। किसके अंदर? Ascomycetes के अंदर और Basidiomycetes के अंदर। ये आपके सामने वापस आएगा, तो इसको लेके आप टेंशन मत पालिए। Such condition is called as my dikaryon and phase is called as my dikaryo phase of fungi. I think that is very much understandable. तो ये स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे क्लियर है, राइट?
ये जो मैंने आपको बताया ड्रॉ करके, यही यहाँ पे बताया हुआ इन लोगों ने ड्रॉ करके, ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर, राइट. एंड देन यू हैव द केरोगामी. Just wait a minute. Then you have the kerogamy. In this stage, the nuclei present in the cell fuse with each other to form a diploid nucleus, which is known as my synkaryon. ये टर्म अगर आपको याद नहीं भी रहता तब भी चलेगा, ये आपको कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, सो यू कैन इग्नोर दिस टर्म. याद रखना केरोगामी में क्या होता है, ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, राइट. देन आपका होगा मियोसिस, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम इवन कहेंगे एज अ रिडक्शन डिवीजन. सो इन मियोसिस टेक्स प्लेस इन द डिप्लॉइड न्यूक्लियस. सो डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर आपका मियोसिस होगा जो हमने किया था, ड्यू टू विच अगेन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई और हैप्लॉइड सेल्स आर बीन फॉर्म्ड, राइट. और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अल्टीमेटली बनाते हैं आपके एज अ हैप्लॉइड स्पोर्स. ये अल्टीमेटली आपके बनाएंगे यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स. और एक मियोसिस के बाद मुझे कितने स्पोर्स मिलेंगे? 4. बिल्कुल सही. एक मियोसिस के बाद मुझे हमेशा मिलेंगे यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट. जो हमने किया था वही सब यहाँ पे रिपीट करके रखा हुआ है. तो ये चीज आपने देख लिया, दिस इज समथिंग क्लियर टू यू. अब मुझे बताइए इसमें सही सीक्वेंस क्या है? व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ओवर हियर? ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी आप कह रहे हो तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा. अगर आप कह रहे हो तो सही होगा. सो दैट्स योर ऑप्शन सी, दैट्स राइट आंसर. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम ग्रुप्स पे जाते हैं. अब हम ग्रुप्स को यहाँ पे समझते हैं कि आपके फंगाई के कौन से ग्रुप होते हैं और उनका काम क्या होता है, उनको हम यहाँ पे हम समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइकोमाइसिटिस. अब जब मैं फाइकोमाइसिटिस इस ग्रुप की बात करूंगा, सो इसके मैं कुछ कैरेक्टर यहाँ पे लिख देता हूँ और वो कैरेक्टर आप फिर बाद में आप देख सकते हो. सो सबसे पहले याद रखना, दे आर माई, many of them are aquatic nature. So these are my, I can also call them as a aquatic fungi. Can also call them as a aquatic fungi. क्योंकि ये फंगाई आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट के आसपास आपको काफी कॉमनली ग्रो करते हुए आपको दिख जाते हैं, राइट. पानी के आसपास ये आपको ग्रो करते हुए काफी कॉमनली दिख जाएंगे. दैट इज माय फाइकोमाइसिटिस, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, दे विल हैव अ असेप्टेट कंडीशन. दे विल हैव अ असेप्टेट कंडीशन. अब मुझे बताइए असेप्टेड कंडीशन के लिए एक और टर्म हम क्या यूज करते थे? सिनोसाइटिक. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. हाँ जी, राइट. इट इज गोइंग टू बी योर सिनोसाइटिक. सो दे विल हैव अ सिनोसाइटिक हाइफे. सो ये टर्म हमने यूज करना है. देखिए ये हाइफे के अंदर आपको क्रॉस वॉल नहीं मिलेंगी. इसके अंदर आपको क्रॉस वॉल कभी भी आपको देखने नहीं मिलेंगी. यहाँ पे आपको सेप्टा फॉर्मेशन देखने के लिए कभी भी नहीं मिलेगा. सो दैट इज द अनदर थिंग यू हैव टू नो, ठीक है. तीसरी चीज हम यहाँ पे याद रखते हैं कि इसमें जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, या आई वुड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्पॉन्जियोस्पोर्स. अब स्पॉन्जियोस्पोर्स के अंदर भी आपको 2 टाइप्स यहाँ पे मिल जाते हैं. आप ये बात जानते हो कौन से 2 टाइप के स्पॉन्जियोस्पोर्स होते हैं? Zoospores and Trypanospores. बहुत बढ़िया. That is zoospores and your aplanospores. So you'll have aplanospores. इनमें से किसके पास होंगे फ्लैजेला? Zoospores. बिल्कुल सही, zoospores के पास होंगे यहाँ पे फ्लैजेला. ठीक है, तो इतना आप लोग काफी क्लियर जानते हो कि ये लोग स्पॉन्जियोस्पोर को यूज करते हैं यहाँ पे एज अ फॉर द मोड ऑफ माई असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है. उसमें आपके zoospores भी बन सकते हैं और अप्लानोस्पोर्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है. इसके बाद आप याद रखेंगे इसके अंदर कि इसके अंदर डायक्रोटिक स्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलता. प्लीज ये बात भूलना मत कि आपके फाइकोमाइसिटिस के अंदर डायक्रोटिक स्टेज नहीं मिलता. सो नो डायक्रोटिक स्टेज इज सीन. सो नो. सो मैं पहले यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, लेट मी जस्ट मेंशन ओवर हियर. हम बात करें यहाँ पे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो अगर मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, सो पेन कहाँ गया, ठीक है. अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो याद रखना यहाँ पे मुझे डायक्रोटिक स्टेज नहीं मिलेगा देखने के लिए. सो डायकैरियोटिक स्टेज इज एब्सेंट. तो ये स्टेज तो आपको मिलेगा नहीं इसके अंदर. तो आपको सिर्फ वो 3 आपको फटाफट स्टेज मिल जाएंगे.
पहला आपका होगा यहाँ पे प्लाज्मोगैमी, दूसरा आपका यहाँ पे होगा केरोगैमी, एंड तीसरा होगा आपका यहाँ पे मियोसिस, राइट? Those three stages will be very clearly seen over here. You will have a plasmogamy, kerogyamy, and you will have the meiosis. So, ये चीजें आपको, ये आपका तुरंत फटाफट आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। देखिए आपको है ना, ये जो फाइकोमाइसिटिस को आपको इसको बहुत डिटेल में नहीं समझना, आपको बस आपके इसके मेन ट्रेट याद रखने हैं। एक्वेटिक होता है, असेप्टेट होती है कंडीशन, मतलब सिनोसाइटिक होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपने स्पॉन्जियोस्पोर बनाएंगे जो 2 टाइप के होते हैं, जूस्पोर भी बना सकते हैं लोग और ओप्लानोस्पोर भी बना सकते हैं, राइट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप देखोगे कि डायक्रोटिक स्टेज आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता, ये लोग फटाफट प्लाज्मोगैमी के बाद कैरोगैमी करके मियोसिस कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट आई गेट टू सी इन देम। अब इसका एग्जांपल की जब आपकी बात आएगी याद करने की, तो आप यहाँ पे लिख लेना, लाइक यू कैन राइट शॉर्ट में RAM and you can magnify that as a rhizopus। एक ही एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। Then you will have something like your albugo. Yes, बहुत बढ़िया, albugo। And the third one is going to be your mucor, right? So RAM करके आप ये 3 नाम को याद रख लो, और ये 3 ही नाम आपको याद रखने हैं, albugo, mucor and rhizopus। ये 3 मेरे एग्जांपल बन जाते हैं मेरे फाइकोमाइसिटिस के, ठीक है? इतनी चीज आपको याद रखनी है। मेनली ये मेरे फंगाई यहाँ पे होते हैं मेरे एक्वेटिक, असेप्टेड कंडीशन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए स्पॉन्जियोस्पोर्स। सेक्सुअल के अंदर प्लाज्मोगैमी होगा, केरोगैमी होगा, मियोसिस होगा। डायक्रोटिक स्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपके जो एग्जांपल आते हैं वो होंगे आप यहाँ पे राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। ये 3 ही एग्जांपल आपको इसके अंदर याद रखने हैं। दैट्स इट। अगर आपको इतना याद रहता है देन इसके ऊपर बेस्ड अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है देन आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय फाइकोमाइसिटिस। ठीक है, क्या फाइकोमाइसिटिस आपको यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट मैं आपको बाद में, यू कैन हैव अ लुक एट देम लेटर, राइट? बिकॉज ये जो मैंने आपको कराया था वही चीज आप यहाँ पे लिख के रखी हुई है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक और चीज आप ऐड कर दो कि आपको ये लोग कोनिडिया भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, बट वो प्रेफर जनरली करते हैं जूस्पोर एंड प्लानस्पोर, आपको ज्यादा कॉमन नहीं मिलेगा, बट दे आल्सो हैव पोटेंशियल टू मेक द कोनिडिया एज वेल। ये भी एज अ सेक्सुअल स्पोर ये लोग बना सकते हैं, ठीक है, बट मेनली वो प्रेफर करते हैं। मेनली यू विल गेट टू सी जूस्पोर एंड प्लानोस्पोर। ठीक है, नाउ सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर राइजोपस। यहाँ पे आपको दिख सकता है, देखने के लिए आपको काफी क्लियरली आपका स्पोरेंजियम यहाँ पे दिख रहा है जो हमने पहले भी एक बार बनाया था, और आपको दिखेगा कई सारे स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे यहाँ पे, right? And then you know that they will disperse and will give rise to new mycelium. So that is something which will happen. अब हम यहाँ पे ग्रो करते हैं हमारे यहाँ पे, सॉरी, हम अब यहाँ पे हमारा पढ़ते समझते हैं यहाँ पे हमारा एस्कोमाइसिटिस। आई एम थिंकिंग कि हम लोग कोई फंगाई ग्रो कर सकते हैं क्या घर में? क्या लगता है आपको, कोई फंगाई हम ग्रो कर सकते हैं घर के अंदर? आप मुझे बताइए कि अगर मैं एक फ्रूट काट के बाहर रखूंगा तो क्या लगता है कौन से ग्रुप का फंगाई ग्रो करेगा? क्या लगता है आपको? अरे गेस तो कर लो कुछ। चलो कोई नहीं, देखते, थोड़ा आगे बढ़ते, फिर आप थोड़ा और सोच के बताना क्या लगता है क्या ग्रो कर सकता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माय एस्कोमाइसिटिस। सो लेट्स टॉक अबाउट, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज माय सैक फंगाई। इनको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैक फंगाई। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। ठीक है, अब ये आपके काफी एरियाज में ये ग्रो कर सकते हैं। दे कैन ग्रो ऑन डैम्प सॉइल, राइट? यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ऑन अ डैम्प सॉइल, यू कैन फाइंड देम ग्रोइंग ऑन द लाइक आपके ब्रेड के ऊपर ये ग्रो करते हैं, आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो सी देम ग्रोइंग ऑन अ काउ डंग, ये काउ डंग के अंदर भी ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे। सो क्योंकि ये काउ डंग पे ग्रो करते हैं इसलिए हम इन्हें बोलते हैं एज अ कॉप्रोफिलस। So coprophilous is a term I'll be using for them क्योंकि काउ डंग पे यहाँ पे आपका ग्रो करते हैं। So काउ डंग पे भी आपको ये ग्रो करते हुए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। So this is also something you have to know। तो ये काफी जगह एरियाज में आपके ग्रो करते हैं, राइट? ये कोई एक स्पेसिफिक वाटर में नहीं, आपको अलग अलग एरिया में आपको ग्रो करते हुए आपको मिल जाएंगे। काफी कॉमन होती है फंगाई। अब इनको भी हम थोड़ा जल्दी से यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना that these fungi will be having the septate hyphae। अगर इनके पास सेप्टेट हाइफे है तो क्या मैं इनको सिनोसाइटिक बोल सकता हूं?
No, sir. No, sir. Right. I cannot call them as a stenocytic, so they will have the septate hyphae. So that's the first thing you have to know. इनके जो hyphae आप बोलेंगे उन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे as a septate hyphae. That's one thing. Next thing what you can do here is कि हम बात करते हैं यहाँ पे, let's say हम लोग स्लाइड में बात करते हैं यहाँ पे, let's talk about their asexual spores. Let's talk about their asexual reproduction. अगर मैं इनके asexual reproduction की बात करूं तो याद रखना यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ कोनेडिया, यहाँ पे आपको सिर्फ कोनेडिया मिलेगा एज अ स्पोर. ये बात याद रखना कि यहाँ पे आपको स्पॉन्जियोस्पोर्स देखने नहीं मिलेंगे, यू विल ओनली फाइंड अ कोनेडिया ओवर हियर. एंड ये भी बात याद रखना कि कोनेडिया आपका हमेशा ग्रो करता है बाहर के साइड. राइट, ये बाहर के साइड ग्रो करता है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एक्सोजिनसली. इट विल बी ग्रोइंग एक्सोजिनसली. तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपकी जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा वो होगा वाया कोनेडिया. सो वहाँ पे कोनेडिया एज अ स्पोर बनाए जाएंगे और ये जो आपके स्पोर ग्रो करते हैं ये ग्रो करते हैं आपके बाहर के साइड पे. सो यू कॉल देम एज एक्सोजिनसली, दे आर ग्रोइंग एक्सोजिनसली. दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. अब इसी तरीके से हम लोग इसमें बात करेंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, आगे बढ़ने के पहले क्या मेरी स्पीड यहाँ पे ठीक है या आप चाहते हो कि ये थोड़ा और स्लो हो जाए? बताइए. अच्छा, ठीक है. ठीक है. ठीक है, ऑलराइट. अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगा तो देखो वो तो होना ही है. प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस वो तो होना ही है आपका. आपको याद ये रखना है कि इसके अंदर आपको डायकैरियोटिक स्टेज मिलेगा. यू विल हैव द डायकैरियोटिक स्टेज. सो डायकैरियोटिक स्टेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. बाकी जो वो तीन टर्म्स होते हैं प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस, वो तो आपका होगा ही, वो तो आपका होना ही है, वो तो कॉमन है. बट याद रखना दे विल बी हैविंग माय डायकैरियोटिक स्टेज. ये आपको काफी क्लियरली इस एस्कोमाइसिटिस के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाता है. राइट. अब इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना उसको मुझे थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कपल ऑफ थिंग्स ओवर हियर. ये इसके जनरल कैरेक्टर है. दे आर कॉल्ड एज माय सैक फंगाई. मेंबर ऑफ दिस क्लास आर मोस्टली मल्टीसेलुलर. लेकिन हाँ, इसके अंदर आपका ईस्ट भी आता है. तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा यूनिसेलुलर फंगाई का. तो मैं सेपरेटली इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एक्सेप्शन है ना, क्योंकि हम 4 ग्रुप पढ़ेंगे उसमें यही ग्रुप है जिसमें आपको मिलेगा आपका ईस्ट देखने के लिए. सो ईस्ट को हम इवन बोलते हैं एज अ सेक्रोमाइसिस. आपको यहाँ पे इसमें देखने के लिए मिल जाएगा. सो ईस्ट इज वेरी कॉमनली सीन ओवर हियर. और ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस करता है? अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तो ईस्ट कैसे करता था? बडिंग. वेरी गुड. बडिंग यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता था. ठीक है, राइट. सो मेनली दे आर सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कॉप्रोफिलस. कॉप्रोफिलस का मतलब होता है जो काउ डंग के अंदर आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं. ठीक है, ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और कुछ आपके यहाँ पे पैरासाइटिक भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं. वो तो कॉमन बात है फंगाई के लिए. They are septate and they are going to be branched. So that is something also you can understand. आपको यहाँ पे एक important चीज समझनी है. अब ये बात आप ध्यान से समझना. See, assume करो, pay attention over here. Again, this is very important over here. Assume करो कि आपके पास यहाँ पे कुछ माइसिलियम है. ये आपका एक हाइफे है. ये आपका हाइफे है एक आपके इसका एस्कोमाइसिटिस का एक, ये आपका हाइफे है. ठीक है. अब जब आप इस हाइफे को ऑब्जर्व कर रहे हो आपको यहाँ पे कुछ ये देखने के लिए मिल जाए. अज्यूम दैट यू आर फाइंडिंग समथिंग लाइक दिस. ये कौन सा स्टेज है? बोलो सब लोग कॉन्फिडेंस से बोलो. डायक्रोटिक स्टेज. आगे बढ़ूंगा. हाँ जी, ये है मेरे यहाँ पे डायक्रोटिक स्टेज. ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे देखने के मिल जाए. अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो मेरा हाइफे है, ऐसे और कई सारे मेरे यहाँ पे हाइफे होंगे. राइट, आई कैन फाइंड फ्यू सम मोर हाइफेज लाइक दिस. अब ये जो मेरा हाइफे है ना यहाँ पे, दिस हाइफे जिसके अंदर मेरे डायक्रोटिक स्टेज है. सो आई कैन वेरी क्लियरली से दिस इज इन माय डायक्रोटिक कंडीशन. सो ये है मेरा इन माय डायकैरियोटिक स्टेज के अंदर. सो दिस इज योर डायकैरियोटिक
स्टेज, दैट मीन्स N+N वाली स्टेज पे यहाँ पे मेरा खड़ा है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि ये जो मेरे हाइफा होगा इट विल कन्वर्ट इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो मेरा जो हाइफा यहाँ पे है इट विल टर्न इनटू अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, देखो मेरा एक हाइफे था जो डायक्रोटिक स्टेज के अंदर था, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो जैसे वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ तो इस बैग को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज अ एस्कस, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ एस्कस। ठीक है, एक ये चीज आप पहले याद रखो, एस्कस इज अ टर्म यूज फॉर सिंगुलर और एस की टर्म यूज करते हैं हम प्लूरल के लिए, राइट। टर्म हम यूज करेंगे, ये आपका सिंगुलर टर्म है, दिस इज फॉर माय सिंगुलर, राइट, आई जस्ट राइट SING सिंगुलर, और एस की टर्म होता है प्लूरल के लिए। तो याद रखना ये बैग जो मेरा बन गया यहाँ पे दैट माय एस्कस, राइट। अब तुम ऑब्जर्व करते हो, समझो तुम्हारे लैब में इसे तुम ग्रो कर रहे हो, तुमने देखा मंडे को तुम्हें एक एस्कस वहां पे दिख रहा है, तुम थर्सडे को आके वापस देखते हो, थर्सडे को आके तुम वापस देखते हो, सो व्हाट यू विल गेट टू सी, यू विल गेट टू सी यहाँ पे अब 4-5 एस्कस आपको वहां पे दिख रहा है, राइट। सो नाउ यू हैव मल्टीपल एस्कस ओवर हियर। ठीक है, और ये जितने मेरे यहाँ पे एस्कस है दे आर फॉर्मिंग अ फ्रूटिंग बॉडी, तो ये सारे मेरे इकट्ठा हो जाएंगे, दिस ऑल एस्कस विल गेट टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। और यहाँ पे जो आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनती है, तो ये सारे मेरे यहाँ पे एस्कस एक साथ इकट्ठा हो गए, राइट, and they have formed the fruiting body, so they have basically formed the over here as a fruiting body। इन्होंने यहाँ पे एक फ्रूटिंग बॉडी बना दी, और जो फ्रूटिंग बॉडी इन्होंने यहाँ पे बनाई है उसका नाम है यहाँ पे एज अ एस्कोकार। बहुत बढ़िया, यू कॉल हिम एज अ एस्कोकार। सो एस्कोकार्ब्स आर द फ्रूटिंग बॉडी व्हिच आर बीन फॉर्म्ड ओवर हियर। तो देखो ये बना कैसे, पहले आपका एस्कस बना, और एस्कस ऐसे कई सारे एस्कस आपके बन जाएंगे और ये सारे इकट्ठा होकर बनाएंगे आप एक फ्रूटिंग बॉडी, एंड दैट फ्रूटिंग बॉडी ओवर हियर इज कॉल्ड माय एस्कोकार्ब। अब बेसिकली होता क्या है, ये जो मेरे एस्कस होंगे इनके अंदर ही मेरा यहाँ पे कैरोगैमी होगा, इनके अंदर ही आपको मिलेगा देखने के लिए, आपके यहाँ पे कैरोगैमी होगा, कैरोगैमी होने के बाद आपको समझिए ऑरेंज कलर का आपका न्यूक्लियस यहाँ पे बन गया, ऑरेंज कलर यहाँ पे न्यूक्लियस बना, तो यहाँ पे मेरा हो गया अंदर के अंदर कैरोगैमी हो गया, राइट। अज्यूम दैट दिस इज माय लाइक डिप्लॉयड न्यूक्लियर। अगर मैं कह रहा हूँ कि डिप्लॉयड न्यूक्लियर बन गया तो आप समझ जाना कि यहाँ पे कैरोगैमी हो चुका है। अब कैरोगैमी होने के बाद क्या होगा, अगली चीज क्या होगी बता दो मुझे। बिल्कुल सही, अब आपका यहाँ पे होगा मियोसिस। सो एक अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आपका अंदर के अंदर मियोसिस भी हो रहा है, तो अज्यूम दैट, सो नाउ यू हैव योर पूरा फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे, राइट, एंड इसके अंदर आपका मियोसिस हो चुका है। अब अगर यहाँ पे सक्सेसफुल मियोसिस हो चुका है, अगर यहाँ पे आपका सक्सेसफुल मियोसिस हो चुका है, तो आप कितने न्यूक्लिया एक्सपेक्ट कर रहे हो एक एस्कस के अंदर? 4। बिल्कुल सही, 4, राइट। सो 4 आपके यहाँ पे होंगे, 4 आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सो विल फाइंड 4 न्यूक्लिया विल प्रेजेंट ओवर हियर। अब आप बताओ ये न्यूक्लिया किस में कन्वर्ट होंगे? मेरे न्यूक्लिया है, अगर आप एस्कोस्पोर्स नहीं भी याद है आपको, इतना तो बोल सकते हो ये मेरे स्पोर्स में कन्वर्ट होंगे बेसिकली। सो ये जितने मेरे यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे, इन स्पोर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑल दी स्पोर्स व्हिच आर बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, these spores which are getting formed in this area, they are called as my ascospores। तो यहाँ पे जो भी मेरे यहाँ पे स्पोर्स बने they are all my ascospores। और जब मेरे यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बन गए, अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे ब्रेक होगा, और जैसे ही मेरा यहाँ पे ब्रेक होगा मेरे सारे के सारे स्पोर्स बाहर निकलेंगे, और जैसे वो बाहर निकलेंगे आई विल फाइंड कि वो कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे, और जहां पे भी वो जाके गिरे वहां पे आपका एक नया फंगाई बनना चालू करेगा। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिख जाएंगी। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्लाइड की, हाँ जी, ये स्लाइड की स्टोरी याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने लोग फ्रूटिंग बॉडी रख देंगे, आपके सामने लोग एस्कस रख देंगे, तो आपको पता चलना चाहिए। तो देखो हुआ क्या, स्टार्टिंग में आपके पास हाइफे था, हाइफे के अंदर आपका था हाइफे ना डायक्रोटिक स्टेज, वो कन्वर्ट हो गया इनटू द एस्कस, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एस्कस। ऐसे कई सारे एस्कस इकट्ठा होते हैं एंड दे फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, और उस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ एस्कोकार्प। जैसे ही आपका बन गया, आप जानते हो इसके अंदर ही आपका यहाँ पे होगा मियोसिस। मियोसिस होने के बाद जो अंदर आपके स्पोर्स बनेंगे उनको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ एस्कोस्पोर्स, और जब इनको आप रिलीज करोगे तो नया फंगाई आपका यहाँ पे ग्रो
करेगा. So this is what you have to know in terms of the life cycle of my ascomycetes. ascomycetes के लाइफ साइकिल में आपको ये स्टोरी आपको अच्छे से याद रखनी है. दिस इज अ स्टोरी विच यू हैव टू रिमेंबर क्लियरली. ठीक है. अब यहाँ पे बस एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. आपके जो भी आपके एस्कोस्पोर्स यहाँ पे बन रहे हैं, जो भी आपके एस्कोस्पोर्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, दे आर ऑल फॉर्मिंग एंडोजिनसली. दे आर फॉर्मिंग एंडोजिनसली. ठीक है. ये सारे के सारे आपके यहाँ पे एंडोजिनसली यहाँ पे बन रहे हैं. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. ठीक है जी. जितने भी स्पोर्स आपके बन रहे हैं वो सारे अंदर के साइड पे बन रहे हैं. ठीक है. याद रखना एस्कोस्पोर्स अगर क्वेश्चन में आता है कि यार ये कहाँ बनते हैं, देन आपका आंसर होगा यहाँ पे एंडोजिनसली. They are always going to be formed endogenously. So this is all been getting formed endogenously, right? कोनिडिया अगर आपसे कोई पूछे कहाँ बना है, then they are formed exogenously. क्योंकि उन्होंने जब आपसे क्वेश्चन पूछना है तो इसी बेसिस पर जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, when they will ask the question, they will ask the question on the basis of this only. उनको वो कोई आपको अलग सा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं. They will ask you question in this way only. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is one thing you have to know, right? So एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये स्लाइड सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. बहुत बढ़िया. मजा आ रही है. अच्छी बात है. सो दैट्स अ गुड थिंग. राइट. अब हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे थोड़े से एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं बिफोर वी रैप अप द सेशन. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल. ठीक है. एग्जांपल आप इस तरीके से याद रख सकते हो. यू कैन राइट समथिंग लाइक योर NYP, दैट इज योर न्यूयॉर्क पुलिस तरीके से आप एक नाम याद रख सकते हो NYP. एंड आप एक और नाम यहाँ पे ऐड रख लो लाइक योर A. सॉरी, you can remember one more, add term over here as a A. NYP and A you can remember over here. So N यहाँ पे आपका stand करता है for your Neurospora. हाँ जी, is going to stand for your neurospora. अब जब भी आपके सामने न्यूरोस्पोरा यहाँ पे टर्म आएगा तो याद रखना ये वो आपका फंगा है जिसको जेनेटिक स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि न्यूरोस्पोरा आपका वो फंगा है जिसको जेनेटिक स्टडीज के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. सो जेनेटिक्स फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स इसको बहुत ज्यादा स्टडी किया गया, राइट? सो इन द फील्ड ऑफ, और आई विल राइट ओवर देयर, इट इज बीन यूज्ड इन द जेनेटिक स्टडीज. सो जेनेटिक स्टडीज के अंदर इस स्पीशीज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ठीक है. देन उसके बाद आपका आता है वाई. वाई वाला टर्म मैंने यहाँ पे ऊपर वैसे ही लिखा हुआ है, दैट इज योर ईस्ट. अरे ईस्ट, राइट? वाई स्टैंड फॉर योर ईस्ट ओवर हियर, राइट? ईस्ट को आप इवन आप याद रखते हैं सैक्रोमाइसिस, बट क्योंकि आपके एनसीईआरटी में वहां पे आपका ईस्ट लिखा हुआ है तो आप ईस्ट के तरीके से उसे आप याद रखना. ठीक है. दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट? देन यू हैव समथिंग लाइक योर पी. नाउ पी स्टैंड्स फॉर योर पेनिसिलियम. बिल्कुल सही, जिन्होंने पेनिसिलियम बोला उनका आंसर यहाँ पे सही है. पी स्टैंड्स फॉर योर पेनिसिलियम. सो P आपका होगा यहाँ पे पेनिसिलियम. और आप जानते हो पेनिसिलियम क्या होता है? अरे डॉक्टर साहब आपको ये नहीं मालूम पेनिसिलियम क्या होता है? इट इज योर एंटीबायोटिक बेटा. अरे एंटीबायोटिक होता है ये. इसको यूज करता है बैक्टीरिया को मारने के लिए. सो इट्स एंटीबायोटिक. ठीक है. मतलब इसमें से आप एंटीबायोटिक निकालते हो, राइट? सो पेनिसिलिन आपने सुना होगा ना, पेनिसिलिन जो वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था. बच्चों ने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा बेटा. सो वो पेनिसिलियम बैक्टीरिया में से निकाला जाता है. सो पेनिसिलियम में से आप एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकालते हो जो हम यूज करते हैं बेसिकली बैक्टीरिया को मारने के लिए. ठीक है. सो दैट फंगा इज माय पेनिसिलियम. ओके. एंड देन यू हैव ए ओवर हियर. ए को हाँ जी, राइट. ए को आप यहाँ पे याद रखोगे एज अ एस्परजिलस. ए को आप याद रखोगे यहाँ पे एज अ एस्परजिलस. GILLUS. That is going to be your aspergillus over here. तो याद रखना है यहाँ पे NYP को हम जनरली याद रखते हैं एज अ न्यूयॉर्क पुलिस, राइट? बट आप याद रखोगे यहाँ पे NYP स्टैंड फॉर, N is going to stand for your neurospora, Y stand for your east, P stand for my penicillium, right? And A additional यहाँ पे हम डालते हैं यहाँ पे aspergillus. तो इतनी चीज पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है. अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा. एक और चीज यहाँ पे सुन लो, अगर इतनी सुन सकते हो तो. पता है एक पेस्ट्री होती है ट्रफल नाम की, सुना है? Yes, sir. ट्रफल नाम की एक पेस्ट्री होती है. अगर नहीं सुना तो कोई पेस्ट्री शॉप पे जाके बोलोगे ना कि ट्रफल नाम की पेस्ट्री देना, तो वो लोग पेस्ट्री आपको देंगे. सो ट्रफल इज द नेम ऑफ अ पेस्ट्री. एक टाइप की पेस्ट्री होती है, राइट?
उसी तरीके से एक और नाम की पेस्ट्री होती है जिसे हम कहते हैं मोरेल. There's one more term over here, morels. Morels. So morels and truffle जो आपके यहाँ पे होते हैं, अब पेस्ट्री तो हम लोग खा सकते हैं, राइट? पेस्ट्री हम काफी इजीली खा सकते हैं. तो उसी तरीके से मोरेल एंड ट्रफल भी आपके दो टाइप के फंगाई हैं यहाँ पे, दैट टू के डिफरेंट काइंड ऑफ फंगाई, और ये दोनों फंगाई को हम लोग खा सकते हैं. सो ये दोनों फंगाई आपके ईडेबल होते हैं. सो ये बात भी आप यहाँ पे रखते हैं. सो दीज आर अगेन दे आर गोइंग टू बी माय फंजाई. ये दोनों मेरे यहाँ पे फंजाई हैं एंड बोथ ऑफ देम आर माय ईडेबल. तो दोनों को आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो. क्या रखना? ट्रफल एंड मोरेल्स, ये दोनों ही आपके यहाँ पे फंगाई होते हैं और ये ईडेबल होते हैं. ट्रफल आप जानते हो कि एक पेस्ट्री होती है, और होती है, अगर नहीं मालूम तो यू विल गेट टू नो दैट इट इज अ वन काइंड ऑफ पेस्ट्री, एंड मोरेल इज आल्सो वन काइंड ऑफ पेस्ट्री. लेट्स से दैट, एंड दिस इज समथिंग यू कैन कंज्यूम. ठीक है, तो ये दो टर्म याद रखना एडिशनल. तो एग्जांपल में आपको इतने एग्जांपल में चाहूंगा कि आप याद रखें. यहाँ पे आप तो रहेगा आपका एक रहेगा ईस्ट. ईस्ट हमारे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि ये आपका है यूनिसेल्युलर फंगा है. आपको एस्कोमाइसिटिस के अंदर ही आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यूनिसेल्युलर फंगा है. ठीक है, फिर आपको मिलता है आपका देखने के लिए यहाँ पे न्यूरोस्पोरा, जिसको जेनेटिक स्टडीज में काफी ज्यादा यूज किया था. पेनिसिलियम आपका वो फंगाई है जिसमें मिलता है एंटीबायोटिक, और ये हमने यूज किया था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर. अभी भी इसे यूज करते हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, इस एंटीबायोटिक को. एंड ये आपको देता है यहाँ पे आपका एस्परजिलस. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय एस्कोमाइसिटिस. सो क्या एस्कोमाइसिटिस के एग्जांपल्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर द एग्जांपल्स क्लियर टू? Yes, sir. ठीक है, सो ये एग्जांपल्स आप यहाँ पे याद रखना. दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच यू हैव टू नो. एंड ये चीज एक बार आप अपने एंड से पढ़ लेना. मैं आपको ये सारी स्टेजेस आपको दे दूंगा यहाँ पे. प्लीज गो थ्रू देम. अगर आपको जो समझाया गया, अगर आपको समझ आ रहा है, देन ये सब समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी. यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स, राइट? वी कैन हैव अ लुक एट देम लेटर अगेन एज वेल टुमारो, राइट? सो ये हमने कर लिया. सो दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आया है, देन यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. ये सब चीजें आज हमने की. सो बेसिकली हमने 2 ग्रुप्स यहाँ पे कर लिए, और उसके साथ साथ हमने इवन देख लिया हमारा बेसिक ऑफ माय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इसके अंदर सिर्फ 2 ग्रुप आपके यहाँ पे बाकी है, दैट इज माय बेसिडोमाइसिटिस एंड योर ड्रोमाइसिटिस. अगर आपको ये 2 ग्रुप, अगर आपको ये वाला स्टेज समझ आ जाता है ना, द मेन थिंग इज अगर आपको दिस पोर्शन व्हिच यू हैव डन यहाँ पे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग, अगर आप ये 3-4 स्लाइड समझ लेते हो, देन बाकी चीजें समझना आपके लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, so this is what we have done today. Now, before we wrap up the class, just tell me a couple of things before we wrap up, and just wait a minute. All right, so quickly tell me, अगर इसमें से कोई